नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के बारे में। ये जो पेपर है इसके अंदर 45 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा जी? 45 क्वेश्चन है। और 45 क्वेश्चन को इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं कि आपके 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे? 450। 1 × 10 कर लीजिए आप, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ये हाफ ईयरली का पेपर सोल्यूशन कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका अभी जो अर्धवार्षिक का पेपर आने वाला है सत्र 2025-26 का, उसमें से अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 80 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से डिट्टो मिल जाएंगे। क्या करना है? पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और क्लास को शुरू कर दो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं नोट करने के लिए कहूँ उसको नोट कर लेना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो। शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। √5 क्या है? √5 क्या है? √5 क्या है? √5 क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्या, दूसरा परिमेय संख्या और तीसरा अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं? पहला अगर ऑप्शन देखें, प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं तो 1 2 3 4 5 जहां तक आपको गिनती आती है प्लस की सारी संख्याएं एक से शुरू होकर के धनात्मक दिशा में चलने वाली सब संख्याओं को अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। तो √5 इनमें प्राकृत संख्याओं में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है सर? परिमेय संख्या वो होती है जिसको p बटावा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि बटे हुए के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सकता है वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं 1/2, 5/7, -6/8, 0/6, कुछ भी लिख दो, ये सब परिमेय संख्या है। बस परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है सर? ऐसी संख्या जिसके नीचे की साइड में भिन्न को अपन क्या बोल देते हैं? ऊपर अंश और नीचे हर। हर की जगह जीरो नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसे लिख देता है, मान लीजिए 11/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर की साइड में जीरो आ रहा है तो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए, अब पूछा है अपरिमेय संख्या। क्या पूछ लिया बाबू? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p बटावा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सीधी भाषा में कहूं तो आपको कहीं पर भी, है ना, अभाज्य संख्या अगर रूट में दिखे तो कह देना अपरिमेय संख्या है ना। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7। अब इसमें अगर √9 की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √9 का मतलब 3 हो जाएगा और 3 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? अपरिमेय। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीटली आएगा आपके परीक्षा में, ठीक है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा आपसे पूछ रहा है x² - 9 का हल निकालो। x² - 9 का हल निकाल, चल रहा है क्या? चलिए, x² - 9 का हल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो आप। क्या कहा आपसे? x² - 9। x² - 9 को अगर आप पढ़े बेटा जी तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है। और अगर संख्याएं आपके पास में a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है, a² - b², तो इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी कि x+3 और x-3। सूत्र आपको याद होना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दूसरे तीसरे चौथे पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरा देखो, निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण कौन सा है? दो चर में रैखिक समीकरण कौन सा है? सवाल को अगर आप सही देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 5x + 3y = 7। 5x + 3y = 7, है ना। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 5x + 9 = 0। 5x + 9 = 0। तीसरा है आपके पास में 6y + 7 = 0, ठीक है। अब आप देखो बेटा जी, दो चर पूछा है आपसे। क्या पूछा है? दो चर में रैखिक समीकरण। ये सारे के सारे ही रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण वो होता है जो द्विघाती नहीं है, तीन घाती नहीं है, यानी एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण। सर रैखिक समीकरण तो सारे हैं, लेकिन दो चर की बात कर रहा है। इसके अंदर अगर आप देखो तो x एक चर है और y एक चर है, तो ये दो चर वाला समीकरण हो गया। लेकिन इसको अगर आप देखो तो ये एक चर है, इसमें भी एक चर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 5x + 3y = 7। दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया। समीकरण की घात एक होनी चाहिए और उसमें चर कितने होने चाहिए? दो। क्वेश्चन पूछा है -10, 0 स्थित होगा। -10, 0 कहाँ स्थित होगा? तो ध्यान देना, अगर आपने ग्राफ पढ़ा है, तीसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, तो आपको ध्यान में होगा। क्या ध्यान में होगा सर? ग्राफ के अंदर जो आपका इस तरह का ग्राफ होता है ना, एक सेकेंड, इस तरह का आपका ग्राफ होता है ना। इस साइड को अपन बोलते हैं बेटा जी x, इसको बोलते हैं x', इसको y कहते हैं और इसको y' कहते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों अगर बिंदु प्लस की संख्या दे रखी हो, 1 2 5 7 ऐसे दे रखे हैं, दोनों प्लस के आएंगे आपके फर्स्ट चतुर्थांश में, और पहला माइनस का दूसरा प्लस का आएगा आपका सेकंड वाले में।
दोनों माइनस के आएंगे आपके तीसरे वाले में, और पहला प्लस दूसरा माइनस ये आएगा आपके चौथे वाले में। लेकिन ध्यान देना, अगर अगर किसी भी बिंदु के अंदर आपको फर्स्ट वाला बिंदु जीरो दे रखा है, फर्स्ट वाला बिंदु जीरो दे रखा है, फर्स्ट वाला बिंदु जीरो दे रखा है, तो वो आपका बिंदु इस y अक्ष के ऊपर स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा? y अक्ष के ऊपर। जब फर्स्ट में क्या दे रखा हो आपको? जीरो। लेकिन इसमें आप देखो तो दूसरे नंबर पे जीरो दे रखा है, यानी कि y की वैल्यू जीरो दे रखी है। अगर y का मान जीरो दे रखा है तो वो बिंदु आपके इस आड़ी लाइन के ऊपर स्थित होगा। कहां स्थित होगा? आड़ी लाइन के ऊपर। अब आड़ी लाइन के ऊपर होगा, आड़ी लाइन में भी देखो क्या दे रखा है? -10। क्या दे रखा है? -10, यानी x का मान -10, ये x है, ये प्लस में और ये माइनस में, x का मान -10 इस साइड में आएगा। ठीक है, तो x के ऋणात्मक हिस्से पे कहाँ लिख देंगे इसको? x के ऋणात्मक हिस्से पर, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ, अगर मैं लिख देता 0,3, 0,3 लिखता, तो वो बिंदु कहाँ पे स्थित होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। 0,3 कहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, कॉपी लेकर के बैठना, ऐसे ही देखना मत। ऐसे ही देखने से गणित की चीजें याद नहीं होती। गणित की चीजों के लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पांचवा देखो बेटा जी, x प्लस वाई बराबर के। क्या कह रहा है? x प्लस वाई बराबर के। अब आपसे कह रहा है का हल 2,0 है तो k का मान निकालो। इसका हल दे रखा है बेटा जी 2,0, तो आपको k का मान निकालना है। देखना बेटा जी, 2 दिया मतलब x का मान 2 दे रखा है, और फिर 0 है, इसका मतलब y का मान 0 है। तो x का मान तो अपन लिखते हैं 2 और y का लिखते हैं 0, बराबर क्या आ रहा है? k। तो आपका k बराबर 2 और 0 कितने हो जाएंगे? 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2 कहाँ आ रहा है? ये फर्स्ट में आ रहा है 2। ठीक है, 2 आ रहा है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। एक कोई भी रेखा खींच लें अपन, एक कोई भी रेखा खींच लें, तो इस पर कितने बिंदु होते हैं बेटा? एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत। एक रेखा पर कितने बिंदु हो जाएंगे बेटा जी? अनंत। कहाँ चला गया भैया? ये सी वाला अनंत बिंदु। न्यून कोण का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे कह रहा है बेटा जी, न्यून कोण का मान कितना होता है? न्यून कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। न्यून कोण के बाद आता है समकोण। तो समकोण का जो मान होता है वो कंप्लीटली 90 डिग्री होता है ना। उसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण का मान आ जाएगा आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा, है ना। उसके बाद आता है आपका सरल या रिजु कोण। सरल या रिजु कोण वो 180 डिग्री का होता है, और 180 से बड़े कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाफ ईयरली से आसानी से आप निपट लेंगे। मैं इसको ऐसा रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा होकर दिखे चीजें। ठीक है, देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज जब आप बना देते हैं, एक त्रिभुज जब आप बनाते हैं, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये आपने त्रिभुज बनाया तो आपके 1, 2 और 3 तीनों कोणों की जोड़ हमेशा क्या रहती है? 180 डिग्री। कितनी रहती है? 180 डिग्री। तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसमें, 180 डिग्री। इसके बाद देखो चतुर्भुज के 3 अंतःकोण क्रमशः 90, 75 और 75 है, तो चौथा कोण कितना होगा? एक चतुर्भुज है, उसके 3 कोण दे रखे हैं, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो चौथा कोण कितना होगा? तो ध्यान देना, चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ क्या होती है बेटा जी? 360 डिग्री। पहला कोण कितना दे रखा है? 90। दूसरा क्या दे रखा है? 75। तीसरा क्या दे रखा है? 75। चौथा कोण नहीं पता है, उसको अपन x मान लेते हैं। तो सब कोण को मिला करके कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। अब जोड़ना जरा, 75 75 150, 150 और 90 240, कितने हो जाएंगे? 240 प्लस x बराबर 360। तो आपका x बराबर 360 उधर है, और ये 240 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास में बच जाएगा 120 डिग्री। कितना डिग्री बच जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चौथा कोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। उसके बाद देखो वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? तो वृत्त आपको पता होगा, वृत्त कैसा होता है? वृत्त कैसा होता है? वृत्त के बारे में क्या जानते हैं आप? देखो मैं बताऊं आपको, ये है एक वृत्त। ये आपको क्या दे रखा है बेटा जी? एक वृत्त। और वृत्त के बीचों बीच क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त का क्या होता है? केंद्र। अब ध्यान से देखना बात को, अगर मैं केंद्र को परिधि से मिला देता हूं,
केंद्र को किससे मिला देता हूँ, परिधि से। अगर मैं केंद्र को परिधि से मिला दूं तो ये जानकारी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसको आर से लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं साथ ही अगर मैं वृत्त की परिधि को परिधि से मिला दूं, परिधि को परिधि से मिला दूं तो इसको अपन बोलते हैं जीवा। इसको अपन क्या बोल देते हैं, जीवा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं जीवा को कुछ इस तरीके से खींचूं कि वो केंद्र से होकर निकले तो ये आपके व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी। और व्रत की सबसे बड़ी जीवा को अपन व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, व्यास। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यहां से ये त्रिज्या भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहां से ये त्रिज्या भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब इस पूरे को अपन बोल रहे हैं व्यास, जो कि कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की कितनी होती है, आधी। तो आर बराबर अपन लिख सकते हैं बेटा जी d/2। क्या लिख सकते हैं, d/2। डी का मतलब डायमीटर, व्यास। ठीक है। अब आपसे पूछा वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध बताओ, तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं सर त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, या फिर जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। d=r भी लिख सकते हैं, r=d/2 भी लिख सकते हैं। तो r=d/2 आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर r का मतलब रेडियस त्रिज्या है और d का मतलब डायमीटर यानी कि व्यास है। ठीक है। बात करते हैं 11वें वाले की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की। 11वां देखो, 11वां क्या कह रहा है, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर बताओ। तो आप देखो बेटा जी, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये होता है। इसको आप यहाँ पे भर देंगे। अब क्या होगा, अगला जो पेपर है, मान लीजिए ये नहीं पूछा और पूछ लिया a-b का होल स्क्वायर बताओ, या पूछ लिया a+b का होल क्यूब बताओ। तो आप जो है दूसरी एक्सरसाइज है ना आपकी, प्रश्नावली संख्या 2, उसमें आपको सारी की सारी सर्व समीकरणाएं दे रखी है। देखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखना जरा, सर्व समीकरणाएं कक्षा 9। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो सारी की सारी सर्व समीकरणाएं आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पर कक्षा 9 की सर्व समीकरणाएं। अब इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। उस पेपर में आपसे पूछ रहा था a+b का होल स्क्वायर बताओ। अब आप यहाँ से याद कर लीजिए। देखो, a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी, a+b का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका a² + 2ab + b², a-b का होल स्क्वायर a²-2ab + b², a² - b²। सेकंड वाला क्वेश्चन में हमने यूज किया था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है। ये आपकी चौथी सर्व समीकरण प्रश्नावली 2.4 में दे रखा है ये। ठीक है। x² + a+b × x + ab। ठीक है। ये होल क्यूब, a+b का होल क्यूब लिखेंगे, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a+b, a-b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a-b। और उसके बाद में a³ + b³, ये देखना a+b का होल क्यूब अलग चीज है, a³ + b³ अलग चीज है। इसको लिखेंगे बेटा a+b a² - ab + b²। और ये a³ - b³ आपको दे रखा है। चलो, एक सर्व समीकरण x + y + z का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है आप कमेंट करके मेरे को बताइए। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सर्व समीकरणों को अपन इस तरीके से करेंगे। ठीक है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपको 11 क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर पूछा है आपसे 12वां क्वेश्चन। फिर आपसे कौन सा पूछा है बेटा जी, 12वां। 12वां देखो, 12वां पूछ रहा है आपसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ का एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को काटती है, इसी को अपन मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक होते हैं एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। तो आपका 0 और 0 इसके अंदर करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0 0। ठीक है। उसके बाद देखो, 5x + 7y = 0 कितने चरों वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला कि 3 चर वाला। तो ध्यान देना सर, 5x + 7y को आप देखो तो x और y दोनों आ रहे हैं इसमें, तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला, 2 चर वाला। ठीक है। चलिए, अब ध्यान देना आगे, 3√8। 3√8 का मतलब आपसे पूछा है घनमूल। क्या पूछा है बेटा जी, घनमूल। देखना, अगर किसी भी संख्या पर अगर मैं तुमसे लिख दूं √64 का मान बताओ, इसका मतलब मैं 64 का वर्गमूल पूछ रहा हूँ। और 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 8 × 8 64 होता है। अगर मैं 64 पर ये निशान लगाऊं, 64 पर यही निशान लगाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, इसका मतलब मैं 64 का वर्गमूल नहीं पूछ रहा हूँ, 64 का घनमूल पूछ रहा हूँ। और वो क्या हो जाएगा आपका
4, क्योंकि 4 गुणा 4 क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे 64 का घनमूल 4 होता है, वैसे 8 का घनमूल क्या होता है, तो 2 होता है। देखना, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपके 8 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद देखो, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बताओ। त्रिभुजों के अगर आप प्रकार पढ़ते हैं बेटा जी, त्रिभुजों को दो आधार पर अपन बांट सकते हैं। त्रिभुजों को कितने आधार पर बांट सकते हैं बेटा जी, दो आधार पर बांट सकते हैं। ये जो आपका त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज को दो आधार पर अपन बांट सकते हैं, है ना। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। अगर आप भुजाओं के आधार पर इस त्रिभुज को बांटते हैं, किस आधार पर, भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर पहला आपका त्रिभुज होता है विषम बाहु। कौन सा, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज वह है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। ठीक है, दूसरा होता है आपका समद्विबाहु। कौन सा होता है बेटा जी, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर दो भुजाएं एक जैसी होती है, तीसरी भुजा अलग होती है। तीसरा होता है आपका समबाहु, जिसकी बात इस प्रश्न में करी है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की अगर अपन बात करें, समबाहु त्रिभुज की अगर अपन बात करें, जैसे कि देखना ये, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बेटा जी, तीनों की तीनों भुजाएं आपस में समान होती है। अगर ये 5 सेमी तो ये भी 5 और ये भी 5, और इसके तीनों कोण बराबर होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री। कितने कितने डिग्री के होते हैं बेटा जी, 60। ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ये हो गया भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा जाता है, वो कहलाता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण 90 से छोटे छोटे होते हैं। और फिर होता है समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, इसका मतलब एक त्रिभुज मतलब एक कोण उसके अंदर 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखो आप इसको, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। समकोण का मान कितना होता है बेटा जी, 90 डिग्री बता रखा आपको। समकोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री का। देखो, मिटा लेते हैं इसको। अगर मैं बात करूं समकोण का मान, तो चलो यहाँ से ये नहीं आरी कर रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो, ये इस कोण को अपन बोलते हैं 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री को कोण को, बाकी सब कोणों को ऐसे दिखाते हैं, लेकिन 90 डिग्री कोण को इस तरीके से दिखाते हैं। और 90 डिग्री, हेलो, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक। 90 डिग्री के कोण को ही अपन क्या बोल देते हैं, समकोण। ये आपका जो है वायर निकल गया था, है ना। तो 90 डिग्री का कोण आपका क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हेलो, चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा जी, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त कैसा होता है, एक वृत्त खींच देता हूं मैं आपके सामने, ये वृत्त खींच दिया। अब वृत्त खींच दिया, तो आप देखिए, वृत्त में ये जो बीचों बीच का पॉइंट होता है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, केंद्र। अब इसमें आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच दो, इसमें आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच दो, अगर आप ये त्रिज्या खींचे, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है ना, तो फिर आप ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 4 सेमी रहेगी, ये भी 4 सेमी रहेगी, ये भी 4 सेमी रहेगी। सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। तो आप बता दें इसके अंदर, वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है बेटा जी, समान होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। अब जीवा क्या होती है, देखना बेटा जी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। अगर मैंने ये व्रत खींचा है, अगर मैंने ये व्रत खींचा है, तो जीवा क्या होती है बेटा, ध्यान देना। जीवा क्या होती है, व्रत की परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा को अपन जीवा बोलते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये इसका केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र है, अनुमान से बना दिया। ठीक है, अब आप देखो बेटा जी, इसके अंदर अगर व्रत की परिधि को परिधि से जोड़ें, तो ये रेखा आपकी व्यास कहलाती है। क्या कहला मतलब क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये जीवा है। ये वाली इससे भी और बड़ी जीवा है। इस वाली जीवा को देखो तो ये और बड़ी है ना। ये सही नहीं आई है, चलो इसको छोड़ देते हैं और नहीं बना देते हैं। ये इससे भी बड़ी है, ठीक, ये इससे भी बड़ी है, और ये वाली जीवा और बड़ी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, जो केंद्र से होकर गुजरेगी, जो केंद्र से होकर गुजरेगी। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो होती है, और उसका नाम होता है बेटा व्यास। क्या नाम होता है, व्यास। इस व्रत की सबसे बड़ी जीवा का नाम होता है व्यास। क्या नाम होता है बेटा जी, व्यास। तो आप ध्यान में रखिए इसको। उसके बाद देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोल देते हैं, व्यास कह देते हैं। आप दिमाग में रखिए। उसके बाद देखो,
खंड स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? खंड स की। इनको यहां से मैं हटा देता हूं। देखो, चलिए क्वेश्चन संख्या आपका कौन सा आ गया? 19। प्रश्न संख्या कौन सा आ गया? 19। ध्यान से समझते चलिए। दोस्तों को पेपर को शेयर कर दीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं इन चीजों को आप अच्छे से सीख लो, आपका हाफ ईयरली का पूरा पेपर सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 से 27 अभी अपन को करना है। 19 से 27 तो मैं इसको यहाँ पे किसका दूं? 19 से 27 को। प्रश्न तो यहीं से दिख रहे हैं आपके। चलिए, प्रश्न संख्या 19 को देखो बेटा जी, क्या कह रहा है? 2 की घात 3 बटा 2 की घात -4 का मान ज्ञात करो। क्या कहा है? 2 की घात 3 और बटे में 2 की घात -4। ध्यान देना। अब आप देखो नीचे की साइड में देखो, अगर 2 की घात तो -4 आ रही है, ऊपर क्या आ रहा है? 2 की घात 3। ये नीचे जो 2 की घात -4 है, इसको अगर मैं ऊपर गुणा में ले जाऊंगा तो 2 की घात 4 ही रहेगी, लेकिन -4 की जगह क्या हो जाएगी? +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की घात, अब आप देखो ये आधार और ये आधार, ये घात और ये घात, दो आधार सेम है और घातें अलग अलग है और गुणा कर रहे हैं। आधार सेम होने पर घातें जुड़ जाएगी। 3 और 4 मिला के 7 आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 7। कोई गरीब कह दे नहीं मेरे को तो कंप्लीट आंसर और आगे निकाल के बताओ, तो 2 को 7 बार लिखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। देखना जरा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुपद 5x+3 बराबर 3 का शून्यक निकालो। 5x+3 का शून्यक निकालो। एक बहुपद दिया है और आपसे क्या कहा है? इसका शून्यक निकालो। ये 19वां आपको समझ में आ गया? क्या कह रहा है? 5x+3 का निकालो शून्यक। 5x+3 का आपको क्या निकालना है? शून्यक। अगर किसी भी बहुपद का आपको शून्यक निकालना है तो उसके बराबर में क्या रखना है? 0। 0 रख करके अब करना है आपको ट्रांसफर, है ना? 5x तो यहाँ पर है, बराबर यहाँ पर है। इस इधर केवल x रखेंगे और बाकी सब संख्याओं को सामने ट्रांसफर करेंगे। +3 को ट्रांसफर किया तो क्या हो गया? -3 हो गया। तो x बराबर उधर है -3। इस 5 और x के बीच में क्या है बेटा जी? गुणा। गुणे का 5 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो x का मान आया -3/5। यही आपका आंसर है 20वें वाले का। यही आपके 20वें वाले का आंसर है। x बराबर -3/5। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। ये आपका, सॉरी, अब आप देखो 21वें क्वेश्चन को अपन करते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन को करते हैं? 21वें। तो 21वें में आपसे ग्राफ की बात कर रहा है। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये देखो, दो रेखाएं कार्तीय तल में जब एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई निकल जाती है। कार्तीय तल में दो रेखाएं जब एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई निकल जाती है, तब इस स्थिति में ये इस तल के 4 बराबर टुकड़े करती है, जिसमें से इसको अपन प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और ये दोनों जहां एक दूसरे को काटती है, इसका नाम मूल बिंदु होता है। क्या नाम होता है बेटा जी? मूल बिंदु। और काटने वाली जो आड़ी रेखा होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उसको एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इस खड़ी रेखा को अपन बोलते हैं वाई अक्ष। ये जो वाई अक्ष है, इसमें ये धनात्मक वाई अक्ष है और ये ऋणात्मक वाई अक्ष है, जिसको वाई डैश लिखेंगे। ये धनात्मक एक्स अक्ष है और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, जिसको एक्स डैश कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये इधर x प्लस का, y भी प्लस का, कोई भी बिंदु जब अपन बोलते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक बोलते हैं, तो उसमें पहले x निर्देशांक बोलते हैं, उसके बाद में अपन y निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इसमें अगर कोई बिंदु आया तो x निर्देशांक भी प्लस का और y भी प्लस का, तो दोनों बिंदु आपके प्लस में आ जाएंगे। दूसरा चतुर्थांश में देखो, तो पहले x वाला माइनस का और दूसरा y वाला प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, दोनों माइनस के आ जाएंगे। इसमें x तो प्लस और y माइनस, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 4, -3, मतलब -4, 3 कौन से चतुर्थांश में होगा? -4, प्लस का 3, -4, प्लस का 3। माइनस प्लस कहाँ होगा? तो माइनस प्लस आपके दूसरे चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा बेटा जी? सेकंड वाले में। यहाँ लिख रखा है, ये मेरे हाथ की राइटिंग है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा। ठीक है, चलिए
अब प्रश्न लिखा है नेक्स्ट समीकरण y बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो। ये आपके चौथी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर y बराबर 2x को। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। ये 22nd वाला क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, y बराबर 2x दिया है। क्या दिया बेटा जी, y बराबर दिया 2x। इसको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। बराबर 0 के रूप में लिखना है, यानी कि पहली बात तो सामने की साइड में 0 लाना है। सबसे पहले लिखना है ax। तो ध्यान देना, उस 2x को अपनी तरफ लाओ। ये था y बराबर 2x था ना, y बराबर क्या लिखा हुआ था, 2x था। ये ऐसा सवाल दे रखा था आपको, तो देखना सबसे पहले 2x को अपनी तरफ लाओ, तो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ax हो गया, ये वाली बात हो गई। अब कह रहा है बी वाई, वाई वाला पद भी दे रखा है आपको, वाई वाला पद दे रखा है तो अकेला वाई है, एक वाई लिख दो, इसको क्या लिख दो, एक वाई। ठीक है, प्लस सी, सी का वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखो 0c। 2x मतलब माइनस का 2x प्लस का एक वाई और प्लस का 0c बराबर 0। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, फिर समझ लो बात को, -2x प्लस एक वाई प्लस 0c बराबर 0। ठीक है, x वाला y वाला और c वाला मतलब ए बी सी तीनों पद आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 22वां। पूछ रहा है यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। रेखा किसको कहते हैं, है ना। कई बिंदुओं को एक साथ सपाट रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, रेखा। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, प्रश्नावली 5, एक सिंगल वीडियो में पूरी प्रश्नावली करवा रखी है, चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर के सारे अभिग्रहित और अभिधारणाएं पढ़ लीजिएगा। यूक्लिड के अनुसार रेखा क्या है बेटा जी, तो कई सारा बिंदु, बिंदु किसको बोलते हैं, बिंदु ज्यामिति की वह सबसे छोटी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। ऐसे बिंदुओं को एक रेखा के रूप मतलब एक ऐसे बिंदुओं को सपाट रूप से एक के साथ एक को व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा प्राप्त होती है, बस यही है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। कोणों को हमने पढ़ा था कि एक बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशा में निकलती है, एक बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशा में निकलती तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। अब आपसे पूछा संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो संपूरक कोण वे दो कोण, संपूरक कोण किसको कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग, यहाँ पर दोनों बताता हूं मैं। एक तो आता है आपका पूरक कोण, एक तो आता है आपका पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एक आता है आपका संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो पहला पूछा संपूरक कोण, तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण, क्या लिखेंगे बेटा जी, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा, वे क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, संपूरक कोण। क्या कहलाएंगे, संपूरक। मैं तुमसे कह दूं कि 150 डिग्री, तो फिर क्या चाहिएगा, 30 डिग्री चाहिएगा, तभी तो दोनों की जोड़ 180 आएगी। ये कहलाएंगे संपूरक कोण। अब प्रश्न वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि 100 डिग्री का संपूरक बताओ, 100 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, तो 100 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 100 और 80 मिला के 180 होता है। ये हो गई आपकी संपूरक कोण की परिभाषा। वैसे ही पूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ 90 डिग्री है वो पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण के बराबर है वो पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग दो समकोणों के बराबर है तो संपूरक कोण। समझ गए बात को। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तीन सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, त्रिभुज को दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। समचतुर्भुज की दो विशेषताएं बताओ, तो समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं बेटा जी। समचतुर्भुज जो होता है ना, ये मान लीजिए, तो समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या है बेटा जी, समचतुर्भुज की विशेषता, ये पहली बात, पहली विशेषता लिखनी है आपको कि चारों भुजाएं समान होगी। क्या लिखेंगे, चारों भुजाएं समान। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या रहती है, समान। ठीक है, दूसरा,
समचतुर्भुज के जो है विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखोगे बेटा? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यानी कि इनके अंदर अगर विकर्ण खींचेंगे अपन, अगर क्या खींचेंगे? विकर्ण। अगर मैंने एक ये विकर्ण खींचा और ये विकर्ण खींचा, तो ये जहां पर कटेंगे वहां से एक दूसरे को आधा आधा करेंगे, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर रहेगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर रहेगा। तो ये समचतुर्भुज की आप विशेषताएं लिख सकते हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है बेटा? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणा, विकर्णों का गुणा, यानी विकर्ण पहला इंटू विकर्ण दूसरा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपका होता है समचतुर्भुज। ठीक है, पिरामिड किसे कहते हैं? देखो, पिरामिड किसको बोलते हैं? मैं आपको सीधा सीधा परिभाषा ले जाता हूँ नेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, चतुर्भुजों की परिभाषा है। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाएं। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ सर? समचतुर्भुज जरूरी थोड़ी हर बार समचतुर्भुज पूछे, समांतर चतुर्भुज भी पूछ सकता है आपसे, है ना? समांतर चतुर्भुज भी पूछ सकता है। देखो, समांतर चतुर्भुज पूछ सकता है आपसे, आयत पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है। ये देखो, ये चलो इनको रहने दो यार, ये क्या है, कॉपीराइट दे देंगे, छोड़ो, ये कॉपीराइट दे देंगे, इनके चक्कर में अपन नहीं पड़े। यहाँ से देखो आप ज्यामिति परिभाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी ज्यामिति है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जैसे वाई एक्स दोनों उदाहरण, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त शामिल होते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना? ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको वर्ग कहते हैं, है ना? आमने सामने की जो भुजाएं होती है अगर समांतर है तो ऐसे चतुर्भुज को अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आपसे एक पूछा, पिरामिड किसे कहते हैं? क्या पूछा बेटा जी? पिरामिड किसे कहते हैं? चलिए पिरामिड की बात कर लेते हैं। पिरामिड की परिभाषा, ये पिरामिड की परिभाषा देख लो। पिरामिड एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है जिसके एक बहुभुज आधार और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, जहां से त्रिभुज पार्श्वफलक आधार से मिलते हैं। ठीक है, ये आपके पिरामिड की परिभाषा हो गई। आधार क्या होता है? पिरामिड का निचला भाग एक बहुभुज होता है, जैसे कि वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, पेंटागोन। पेंटागोन का मतलब जिसमें 5 भुजाएं हैं। सभी त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु, यहाँ पर मैं चलो इमेज बताता हूँ आपको, है ना? ये आपका पिरामिड होता है। ये आपका बेस ले लिया, उसके बाद ये ऊपर किनारे हैं और ऊपर क्या लग रहा है? आपका शीर्ष। तो ये आपका पिरामिड कहलाता है। पिरामिड की परिभाषा आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से देखा था हमने? चलो यही वाला तो था ना पिरामिड की परिभाषा। तो यहाँ से आपको पिरामिड की परिभाषा मिल जाएगी। ये पिरामिड की परिभाषा आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, अब बात कहाँ कर रहे थे अपन? नोट में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा, चलो हो गया है। ठीक है, ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 27। कितने क्वेश्चन हो गए? 27। आधा घंटा हुआ, 27 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका, चलो इसको मैं से डिलीट करता हूँ एक बार। कुल 45 क्वेश्चन है, उसमें से अपन कितने कर चुके हैं? 27 कर चुके हैं। अब आपका जो है इस वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स है, उस पर मैं उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि आपको आगे का पेपर करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। ठीक है, ये देखो, अब आगे आपके क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 40 तक दे रखे हैं। 28 से 40 तक हैं, और इधर दे रखे थे आपको, इधर दे रखे हैं 41 से लेके 45 तक। यानी कि 28 से लेकर के 45 तक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। ठीक है, वो आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है वीडियो पे। ठीक है, अगर ये वीडियो 500 प्लस व्यूज पर जाएगा कम से कम, तो मैं आपका पार्ट 2 लेके आऊंगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो आप कमेंट करना, मैं इंग्लिश का पेपर भी ले आऊंगा, सामाजिक का भी ले आऊंगा, विज्ञान का भी ले आऊंगा, संस्कृत का भी ले आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।